नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में कश्मीर के राजवंश को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर के यदि हम राजवंशों की बात करें तो कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी में ये बताया गया है कि कश्मीर में अलग अलग समय में 3 अलग अलग राजवंशों ने शासन किया था। सबसे पहले कारकोट वंश, उसके बाद उत्पल वंश और सबसे अंतिम में लोहार वंश। यदि हम कारकोट वंश के शासकों के क्रम देखें तो सबसे पहले आता है दुर्लभ वर्धन। इन्होंने कारकोट वंश का नींव रखा। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है दुर्लभक, जिसका उपाधि है प्रतापदित्य। इसलिए कई बार दुर्लभक को प्रतापदित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला उत्तराधिकारी बनता है चंद्रापीढ़, इसके बाद तारापीढ़, इसके बाद मुक्तापीढ़ और सबसे अंतिम में आता है जयापीढ़। इन शासकों में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जहाँ से बार बार प्रश्न बनता है उसके विशेषताओं के बारे में हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दुर्लभ वर्धन के विषय में। दुर्लभ वर्धन गोनंद वंश के अंतिम राजा बालादित्य का एक पदाधिकारी था, लेकिन जब बालादित्य के समय शासन कमजोर होता है तो ये पदाधिकारी ने एक स्वयं का राजवंश का नींव रखता है, जिसका नाम है कारकोट राजवंश। इसी के समय में चीनी यात्री हेन सांग कश्मीर की यात्रा पर आया था और उसके अनुसार अगर हम बात करें तो तक्षशिला, सिंहपुर, उड़ीसा, पूंछ और राजपूताना का जो एरिया था वो कश्मीर के अंग था। इसके बाद हम बात करते हैं मुक्तापीढ़ के विषय में। मुक्तापीढ़ को ललितादित्य के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका उपाधि है ललितादित्य। तो कश्मीर के शासकों में ललितादित्य मुक्तापीढ़ सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्यवादी शासक था। कन्नौज नरेश यशोवर्मन के साथ इन्होंने संधि किया और फिर इस संधि के माध्यम से यशोवर्मन ने मुक्तापीढ़ को सैनिक सहायता दिया, जिसके बाद मुक्तापीढ़ ने तिब्बतियों को पराजित किया था। तिब्बतियों के अतिरिक्त मुक्तापीढ़ ने कम्बोजों, तुर्की शासकों, इन सबको भी पराजित किया, लेकिन बाद के दिनों में इन्होंने स्वयं यशोवर्मन के सेनाओं को भी पराजित करके यशोवर्मन को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट घटना माना जाता है मुक्तापीढ़ ललितादित्य के समय का। आगे यदि हम बात करें तो कल्हण जो है इसके दिग्विजय का भी वर्णन करता है। कल्हण के अनुसार ललितादित्य कन्नौज जीतने के बाद पूर्वी समुद्र यानी कि बंगाल की खाड़ी से होते हुए कलिंग में जा पहुंचा था, जिसके बाद गौड़ शासकों के ऊपर भी उन्होंने आक्रमण करके गौड़ शासकों को अपने अधीन कर लिया था। आगे यदि हम बात करें तो बंगाल के गौड़ शासक को अपने अधीन करने के बाद कर्नाटक पहुंचा और कर्नाटक में कावेरी नदी के तट पर उन्होंने कई सारे क्षेत्रीय राजवंशों को अपने अधीन करके उन सभी सेनाओं को पराजित कर दिया जो इनके विरुद्ध थे। यहाँ से विजय करता हुआ वह द्वारका यानी कि काठियावाड़ पहुंचा और इसके बाद अवंती और अन्य राज्यों को जीतता हुआ वह उत्तर पश्चिम के पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंच गया था। इसके अतिरिक्त याद रखना, कल्हण अपने राजतरंगिणी में मुक्तापीढ़ ललितादित्य को अरबों के विजय का भी श्रेय देता है। इस प्रकार से देखें तो इसकी विजय ने कश्मीर राज्य को गुप्तों के बाद भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया था। आगे यदि हम बात करें तो 733 ईस्वी के आसपास उन्होंने चीनी शासक के दरबार में दूत मंडल भी भेजा था। विजेता होने के साथ साथ वह एक महान निर्माता भी था। उन्होंने कश्मीर में भव्य नगरों और मंदिरों व मूर्तियों का भी स्थापना किया था। एग्जाम्पल अगर देखें तो कश्मीर में उन्होंने परिहासपुर नगर को बसाया था, जो कि आज परसपुर के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त याद रखना, सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर जो है ये भी मुक्तापीढ़ ललितादित्य के द्वारा बनवाया गया था, जिसके सुंदर भग्नावशेष आज भी विद्यमान है। इसका निर्माण एक विशाल प्रांगण में किया गया है और इसके बीच में गर्भगृह और इसके चारों ओर स्तंभ युक्त प्रदक्षिणा पथ मिलता है। मंदिर के स्तंभों व दीवारों पर विविध प्रकार की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं और ये मंदिर जो है कश्मीर की स्थापत्य कला और तक्षण कला का सुंदर उदाहरण माना जाता है। आगे यदि हम बात करें तो मुक्तापीढ़ के मृत्यु के बाद कारकोट राजवंश का पतन होना प्रारंभ हो गया था।
अब हम बात करते हैं जयापीठ के विषय में। जयापीठ का उपाधि है विनयादित्य, इसलिए जयापीठ के जगह पे कई बार एग्जाम में विनयादित्य नाम का भी उल्लेख रहता है, इससे आप लोग याद रखना। कारकोट वंश का ये अंतिम शक्तिशाली राजा था। 8वीं सदी के अंत में इन्होंने कन्नौज के शासक वज्रा युद्ध को पराजित किया था। कल्हन अपने राजतरंगिणी में इसे निर्दयी और धन लोलुप यानी कि धन का लोभी शासक बताता है। अंततः 810 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु के साथ ही कारकोट राजवंश का पतन हो गया। अब हम बात करते हैं उत्पल वंश के विषय में। तो कारकोट राजवंश के पतन होने के बाद कश्मीर में एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसका नाम था उत्पल वंश। इसके संस्थापक थे अवंती वर्मन। यदि हम शासकों के क्रम देखें तो अवंती वर्मन के बाद अगला उत्तराधिकारी बनता है शंकर वर्मन, इसके बाद गोपाल वर्मन, संकटा, सुगंधा, पार्थ, निर्जादित्य, चक्रवर्मन, सूर्यवर्मन प्रथम, शंकरवर्धन जिसे शंभुवर्धन भी कहा गया है, इसके बाद उन्मत्त वर्मन, सूर्यवर्मन द्वितीय, पद्मावती, यशस्कर, वर्नाटा, संग्रामदेव, पर्वगुप्त, खेमगुप्त, अभिमन्यु द्वितीय, नंदीगुप्त, त्रिभुवन, भीम और सबसे अंतिम में दिद्दा। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में जून 2021 के शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया था। कल्हन के अनुसार कश्मीर के प्रशासन एवं संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली निम्नलिखित रानियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दिद्दा, रड्डा, सुगंधा और सूर्यमती। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर सुगंधा, इसके बाद दिद्दा, इसके बाद सूर्यमती और सबसे अंतिम में रड्डा। CADB, CADB ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नयानिका, दिद्दा, प्रभावती, रुद्रम्बा और अक्का देवी। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर नयानिका जो कि सातवाहन वंश के सातकर्णी प्रथम की कन्या थी। नयानिका ने ही नानाघाट अभिलेख का रचना की थी। इसके बाद आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता, इसके बाद आ जाएगा दिद्दा, इसके बाद अक्का देवी और सबसे अंतिम में रुद्रम्बा। तो यहाँ पर हो जाएगा ACBED, ACBED ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं जो उत्पल राजवंश के प्रमुख शासक रहे हैं उनकी विशेषताओं के विषय में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवंती वर्मन के विषय में। कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश का शासन स्थापित हुआ और इस वंश का पहला राजा अवंती वर्मन था जिसका शासनकाल का समय है 855 ईस्वी से 883 ईस्वी के बीच में। अवंती वर्मन एक लोकोपकारी यानी कि लोगों के लिए उपकार करने वाला, लोगों के भलाई के लिए सोचने वाला राजा था जिन्होंने कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई का उत्तम व्यवस्था करवाया था। उसके राज्यसभा में कई सारे विद्वान निवास करते थे। इसके अतिरिक्त याद रखना उन्होंने अवंतीपुर नामक नगर का भी स्थापना किया था। इसके अतिरिक्त कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। अवंती वर्मन के अभियंता सुये ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में जून 2021 के शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी अपने प्रांत में जल व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं? सुये, पुष्यगुप्त, तुशास्प और सुविशाख। तो यहाँ अगर देखा जाए तो सही हो जाएगा आपका ABCD यानी कि सभी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं शंकर वर्मन के विषय में। तो अवंती वर्मन का उत्तराधिकारी शंकर वर्मन बना जिसका शासनकाल का समय है 885 ईस्वी से 902 ईस्वी के बीच में। इन्होंने दरवाभिसार यानी कि झेलम और चिनाब के बीच का स्थित क्षेत्र, त्रिगर्त यानी कि कांगड़ा का क्षेत्र और गुर्जर के ऊपर विजय प्राप्त किया था। शंकर वर्मन एक क्रूर और अत्याचारी शासक था जिसने जनता पर भारी भारी कर लगाए, जिसके कारण से इसके शासनकाल में जनता का जो जीवन है बहुत ज़्यादा दुखदायी हो गया था। अब हम बात करते हैं दिद्दा के विषय में। तो 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा जो है एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासिका के रूप में उभरी। इन्होंने राज्य में शांति और व्यवस्था को स्थापित किया
और विद्रोहियों का दमन भी किया। लेकिन यह एक दुराचारणी महिला थी, जिसके कारण से जीवन का नैतिक स्तर इसका बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका था। दीदा के शासनकाल के अंतिम दिनों में निरंतर विद्रोह होने लगे और जब 1003 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ तो इसकी मृत्यु के बाद इसका भतीजा संग्रामराज शासक बना और उन्होंने कश्मीर में लोहार वंश का स्थापना किया। तो चलिए अब हम बात करते हैं लोहार वंश के विषय में। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज था और यदि हम शासकों के क्रम देखें इसमें तो संग्रामराज के बाद अगला उत्तराधिकारी बनता है अनंत, इसके बाद कलश, इसके बाद हर्ष, इसके बाद कुछ समय के लिए उच्छल और सुशल दो भाइयों ने शासन किया और सबसे अंतिम में आता है जयसिंह। अब हम इन शासकों की जो महत्वपूर्ण विशेषता है उसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संग्रामराज के विषय में। लोहार वंश का ये संस्थापक था। इन्होंने 1003 ईस्वी से 1028 ईस्वी तक शासन किया था। इन्होंने अपने मंत्री तुंग को भटिंडा के शाही शासक त्रिलोचन पाल की ओर से महमूद गजनवी से लड़ने के लिए भेजा था। लेकिन जब इसके मंत्री तुंग को सफलता नहीं मिला युद्ध में, तो फिर कश्मीर वापस लौटने के बाद तुंग का हत्या करवा दिया गया। आगे यदि हम बात करें तो फिर संग्रामराज के बाद अगला उत्तराधिकारी बनता है अनंत। ये भी संग्रामराज के समान ही शक्तिशाली राजा था। इसने अनेक सामंतों के विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन किया और मुस्लिम आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था। इसके अतिरिक्त याद रखना, अनंत की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए इसकी पत्नी सूर्यमती ने सहायता की थी। आगे यदि हम बात करें तो प्रसिद्ध कवि क्षेमेंद्र इसके दरबार में रहते थे, जिन्होंने कई सारे प्रसिद्ध ग्रंथों को रचा था, जैसे कि कवि कंठाभरण, सुवृत्ति तिलक, 10 रूपक, 10 अवतार चरित, कला विलास, समय मातृका, औचित्य विचार चर्चा, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, बृहद कथा मंजरी और नर्ममाला। अब हम बात करते हैं हर्ष के विषय में। तो लोहार वंश के राजाओं में कलश के पुत्र हर्ष का नाम जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह स्वयं में विद्वान, कवि और कई सारे भाषाओं का ज्ञाता था। इसके अतिरिक्त याद रखना, हर्ष के दरबार में कलहन जो है उसका आश्रित कवि के रूप में निवास करता था। आगे यदि हम बात करें तो हर्ष अपनी विद्वता के कारण दूसरे राज्यों में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन शासक के रूप में एक क्रूर और अत्याचारी शासक भी था। कलहन उनके अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहता है कि वह सुख सुविधाओं और शानो शौकत पर पानी की तरह धन को बहाता था। उसकी फिजूल खर्ची के परिणाम स्वरूप राज्य में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, जिसको दूर करने के लिए उन्होंने प्रजा के ऊपर भारी भरकम कर लगाया था और उसे बलपूर्वक वसूल भी किया था। बलपूर्वक कर वसूली का परिणाम ये हुआ कि सामंतों ने लोहार वंश के उच्छल और सुशल नामक दो भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, जिसको दबाने के प्रयास में हर्ष का 1101 ईस्वी में मृत्यु हो गया। अब हम बात करते हैं जयसिंह के विषय में। हर्ष के मृत्यु के बाद कश्मीर का इतिहास अराजकता, अव्यवस्था और षड्यंत्रों का इतिहास है। जयसिंह इस वंश का अंतिम शासक था, जिन्होंने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया था। जयसिंह ने यवनों को पराजित किया था। इसके अतिरिक्त याद रखना, कलहन के राजतरंगिणी का विवरण जयसिंह के शासन के साथ ही समाप्त हो जाता है और इसके बाद लगभग 2 शताब्दियों तक कश्मीर में हिंदू शासन चलता रहा और अंततः 1339 ईस्वी में मुस्लिम शासन यहाँ पर स्थापित हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के विषय में, जिसे याद रखना आप सब। मौर्य काल में कश्मीर अशोक के साम्राज्य का अंग था, जिसने वहाँ पर श्रीनगर का स्थापना किया था। अशोक के पुत्र जालौक को कश्मीर में हिंदू सभ्यता के प्रचार का श्रेय दिया जाता है। कुषाणों के शासनकाल में भी कुषाण साम्राज्य का कश्मीर एक प्रांत था तथा कनिष्क के समय में वहाँ कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था। हुन नरेश मिहिरकुल ने भी मगध राज बालादित्य से पराजित होने के बाद कश्मीर में शरण लिया और वहां के शासक की हत्या करके 1 वर्ष तक वहां पर शासन किया था। इसके अतिरिक्त याद रखना, कश्मीर हुसीभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं था, लेकिन हर्षवर्धन की प्रभुसत्ता या फिर कहे तो सर्वोच्चता को स्वीकार करता था।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए।